सिंह साहब, एक दृश्य मेरे दिमाग से नहीं हटता और मैं बार बार उसको सोचता हूँ कि 70 साल की इस आज़ादी में भारत की अपनी फ़ौज है, पुलिस है, व्यवस्था है, कोर्ट है, कचहरी है, सब कुछ है। लेकिन जो दृश्य मेरे सामने आईटीओ पे हो रहा है, जो लाल किले पे हो रहा है, एक भारत देश का झंडा जो आपकी शान है, पहचान है, जिस झंडे के लिए पूरे देश की सेनाएं का एक छोटे से उस झंडे के लिए जान दे देती हैं, और जब वो शहीद होते हैं, जब वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसमें लपेट के आते हैं। झंडा उतरा और उस पे किसी ने खालिस्तान का झंडा लगा दिया। लेकिन जिस तरीके से भारत राज्य की पुलिस अपने आप को बचाने के लिए उस दयनीय स्थिति में थी, क्या आपको नहीं लगता कि आज के इस दृश्य को दिमाग में रखें तो जब अब्दाली या नादिर शाह जैसे लोगों ने चढ़ाई की होगी दिल्ली में, तो जो लूटपाट की होगी, जो रेप बलात्कार किए होंगे, क्या उस वक्त की कैफियत में और आज की कैफियत में आपको क्या फर्क लगता है? बिल्कुल। 1739 नादिर शाह नादिर शाह का हमला हुआ था 1739 पे, इन्वेजन। और आपको मालूम है कि क्या कत्लो गारत हुई थी पूरे दिल्ली में। 20 से 25 हज़ार लोग मारे गए थे उस समय। पूरे दिन पूरा दिल्ली खून से लथपथ था। वो हमला किया, औरतें उठा के ले गया यहाँ से। जो कोहिनूर डायमंड जो था वो उठा के ले गया यहाँ से। पीकॉक थ्रोन जो था उसको वेंडलाइज किया गया। हिंदू हिंदू महिलाओं को यहाँ से उठा के ले गया। हिंदू महिलाओं के नहीं, मुगल के हरम से भी उसने, मुगलों के हरम से भी औरतें उठा के ले गया था वो नादिर शाह। और नादिर शाह क्या, उस समय जो एक बहुत बड़ा जनरल था वो था अहमद शाह अब्दाली। माशाअल्लाह। तो आप समझ जाइए कि उस समय कोई टेलीविज़न तो था नहीं, लेकिन ये दिल्ली जो शहर है, ये कैपिटल था उस समय भी, राजधानी थी भारत की एक तरह से। मतलब हालांकि भारत का में और भी कई रजवाड़े थे। तो उस समय आप चीखों का अंदाज़ा लगा दीजिए कि जब औरतों को घर से उठाया जा रहा होगा कैसी चीखें आ रही होंगी। जब बच्चों को मारा जा रहा होगा तो सब कैसी चीखें आ रही होंगी। उसके बाद 1761 में आपको मालूम है कि अहमद शाह अब्दाली को बुलाया, शाह वलीलुल्लाह जैसे लोगों ने। जिसकी खबर दिल्ली में बनी हुई है, जिसे दिल्ली बड़ा दिल्ली बहुत दिल्ली बड़ा में पीर बताया जाता है। जिसको, हाँ, शाह वलीलुल्लाह ने जिसको वो बोला कि हाँ आओ, मराठाज ने हमारे नाक में दम कर रखा है। इस्लाम खतरे में है। और ये रोहिलखंड जो इलाका जो है, जहाँ तिकैत रहता है, जहाँ का हम्म। तिकैत रहने जी वाला है, जी, सिसौली तहसील। सबसे पहले उन लोगों ने उस अपनी सेना का सपोर्ट उन्होंने दिया अच्छा, अहमद शाह अब्दाली को। यानी ये जो इलाका जो आप पूरा, ये जो बिल्कुल मेरठ बिल्कुल बिल्कुल बागपत और ये हाँ, पूरा जी जो, जी, ये रोहिलखंड जिसे का हमारे यहाँ इलाका। आम जबा हाँ में जाट हाँ, बेल्ट कहते हैं। तो ये जितने आपके आजम खान और ये सब एक तरह से उसी इलाके के हैं, रोहिलखंड के हम्म। इलाके के। तो इन्होंने सबसे पहले उनको सपोर्ट किया, रेप और लूट में मदद की उस समय। और यही नहीं, मराठास बहुत स्ट्रांग थे उस समय। और मराठा का बहुत बड़ा भरोसा था ये जो अवध के शुजा दौला हम्म। शाह थे, तो बड़ा भरोसा था कि वो शिया थे। और एक बड़ा एक मैत्रीपूर्ण इनके रिश्ते थे। वो आदमी बिल्कुल वो नहीं सपोर्ट करना चाहता था इसको, अहमद शाह अब्दाली को। तो ये रोहिलखंड का जो ये सरदार था वो गया इसके पास, नवाब ऑफ औध के पास, और उसको बोला कि आप या तो हमको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो आपके हम दरवाजे पे हम जान दे देंगे हम।
इस तरह से ब्लैकमेल करके उसने हाफ हार्टेडली सपोर्ट किया था। वही ताकतें आज भी हैं यहाँ पे, वही ताकतें थी। मैंने बताया तो था, आप ये पूरा इलाका जो पिछला जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, आप देखो किस सारे जिहादी वहीं से जीते हैं, उस इलाके से। 4 आई थिंक 4 जी 4 पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी जी जी। और टिकैत भी उसी इलाके का है। नहीं, वो भी उसी इलाके का है, वो एक पार्टी है यूपी की समाजवादी लेकिन पार्टी। साहब एक बात बताइए, आप उस समय के आप दृश्य को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो औरतों की चीख हो, बच्चों का चीख हो, किस तरह से उनको उठा के ले जाया जा रहा था, इसमें और उसमें क्या फर्क है? मैंने वही कहा। ये जो लाल किले में हुआ है, जो लोग उस इलाके में रहने वाले हैं, और एक बहुत बड़ी आपको मालूम है कम्युनिटी वहाँ पर, बट बिल्कुल डेंसली बिल्कुल। पॉपुलेटेड जी इलाका जी है। जी जी। उन लोगों में किसी ने ये सोचा है कि वो किस एंजाइटी से गुजरे होंगे? वहां की औरतों को क्या डर नहीं लगा होगा कि ये दरिंदे फिर आ जाएंगे हमारे यहां? ये दरिंदे फिर आ जाएंगे। ये वो दरिंदे हैं। देखिए, इसमें क्या किसी को कोई शक है कि पूरा जो सिख मजहब है वो सनातन से पैदा हुआ है। सनातन मां है हमारे। मैंने कहा है, मजहब निकलते रहते हैं। हम तो मेरा अगर मैंने कई बार कहा है कि जो गुरु हैं, सिख गुरु हैं, वो हमारे लिए भगवान है। और मेरे तो सबसे, अगर कोई मेरा सबसे बड़ा हीरो है, हम किसी को मेरा आइडियल है, तो वो गुरु गोबिंद सिंह साहब है। लेकिन तुमने राष्ट्रीय झंडे को अपनी मां की आबरू को लूट के, वो तिरंगा तुम्हारी मां है, उसी मां के साये में ये पूरा 26 ये रिपब्लिक डे का परेड हुआ। उसी मां के उससे लिपटे हुए हमारे शहीद आते हैं। उसी मां पर सारा हिंदुस्तान का नजर होता है। आप समझ सकते हैं साहब कि उसकी मां की आबरू लूट के तुम अपना मजहब को फतह करना चाहते हो। लेकिन उसमें आप देखिए, उस जगह के महत्व की बात कर रहा हूं। जिस लाल किले के सामने गुरुद्वारा शीसगंज हो, जहां सिख गुरुओं के उस वक्त के जिहादी मुसलमानों ने जिन्होंने इन्वेड किया, उनकी गर्दनें उतारी गई, वहीं वो मीना बाजार है जिस मीना बाजार में हिंदू औरतों की बोली लगी। आज जिन्होंने सिर काटा है और जिनके सिर कटे हैं, वो दोनों इसमें शामिल थे। दोनों इसमें दोनों शामिल मिल थे। गए। और तब मुझे लगता है, आप सोचते होंगे कि मुझे इतना एंग्विश क्यों है, मुझे गुस्सा क्यों है, मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि ये आखिर क्या हो गया? आखिर क्या हो गया 1920 के बाद से कि ये इस तरह का एक नैरेटिव चला और उस नैरेटिव को कोई कंटेस्ट करने वाला नहीं हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे खालिस्तान की मांग की गई थी 1950 में। मैंने आपको बताया इसी तरीके से ये दिल्ली में वो ये कूच करे। कहां नैरेटिव में ये हुआ? क्योंकि आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आप सफर करते थे और इसी का कारण हुआ। और पुष्पेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह की बात करते हैं। लूटता हुआ ये पंजाब से ही गया था। लूटते हुए दोनों पंजाब के ही रास्ते गए थे अफगानिस्तान, ठीक है ना? तो ये उस जमाने में तो कोई टेलीविजन नहीं था, कोई अखबार नहीं थे। पूरा दिल्ली दहशत में होगा, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इस बार तो लोगों ने टेलीविजन पे ये सारा दृश्य देखा, ये सारा मंजर देखा, और
आप सोचिए कि अगर दिल्ली में कुछ ऐसा हो रहा हो तो पूरे देश में कैसा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है। वही वही मेरा सवाल है कि घटना दिल्ली में घटी है, लेकिन पूरे देश के अंदर एक ऐसा लोगों में पीड़ा है कि दिल्ली में रह करके सेना, सरकार, सत्ता, कोर्ट सब नहीं रोक पाए और सब इसमें मूक दर्शक बने रहे। मैं वही कह रहा ये हूँ कौन सा लोकतंत्र है? कि मैं वही कह रहा हूं कि आप बताइए कि पूरे दुनिया में जब आपका सिटाडेल ऑफ पावर, जो सेंटर ऑफ पावर जो है, वो इस तरीके से उसको उस पे हमला, असॉल्ट, इट वॉज एन असॉल्ट ऑन इंडिया। और कृपया करके मैं अब इस सरकार से गुजारिश करूंगा कि कोई गिव देम नो क्वार्टर्स, गिव देम नो क्वार्टर्स। एनफ इज एनफ। नॉट सर, देर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, टिकैत और ये तमाम ये जो ये सिख लीडर्स हैं, ये सिखों के नाम पे आए हैं, क्या लीडर हैं कि नहीं है? और जो आप बात कह रहे हैं, क्या ये क्या सच में गुरु गोविंद सिंह की औलादे हैं? क्या ये सच में असली सिख है? ये तो आप बोलते हैं ना सर, ये तो आप बोलते हैं। आप क्यों हमेशा बोलते रहते हैं हम लोग कि तुम हमसे उत्पन्न हुए हो, हम बहुत पूजा करते हैं, तुम्हारी बहुत मर्यादा, क्यों बोलते रहते हो आप लोग? बड़े एंग्विश के साथ ये बोलता, ये आपकी कमजोरी समझ लेते हैं जी। जब फ्रांस में और यूके में जब डंडा मारता है इनको, तब इनको सब पता चल जाता है तब ये कि यहां कि फ्रांस का संविधान क्या बोलता है और इंग्लैंड का संविधान क्या बोलता है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। ये सब सीधे हो जाते। वहां डंडा पड़ते ये हाई कमीशन डंडा नहीं चलाया। और ये जितने अंग्रेजी बोलने वाले लेफ्टिस्ट और ये जितने हमारे जो ओहदे पे बैठे हुए हैं जर्नलिस्ट साहब, अगर इन्होंने आवाज जो अभी ये कह रहे हैं ना कि नो वी डोंट अप्रूव ऑफ दिस, अबे तुम्हारे अप्रूव करने का क्या मतलब बनता है यार? हाँ, वी कंडेम दिस। तुमने कंडेम कर दिया तो ये कुछ हो गया। तुम्हारा गंदा कंडेमनेशन नहीं चाहिए हमको। आपकी कंडेमनेशन की औकात क्या है यार? तुम तो शामिल हो यार टू कंडेम। यू आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। आपने अगर वो कहा जाता, आपने अगर अंग्रेजी भाषा बोलते हो ना, अंग्रेजी भाषा में अगर आपने कहा होता कि ये जो हो रहा है, इस तरह की का जो व्यवहार है, इस तरह का जो जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, हम इसके खिलाफ हैं। खुशवंत सिंह ने अगर बोला होता तो उसका फर्क पड़ जाता, अगर खुशवंत सिंह के जैसे लेकर। बट ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन वाइन एंड वुमेन। अंग्रेजी में लिखता था भाई, अंग्रेजी में लिखता था। सरदार जी अंग्रेजी में लिखते थे, गाली भी अंग्रेजी में लिखते थे। हैं, गाली भी अंग्रेजी में लिखते थे। और पूरी दुनिया हा वाइन एंड विमेन इन माय लाइफ और ये। और उस आदमी का मैं मतलब एक सिंबल की तरह मैं वो कर रहा। अगर उस आदमी ने उस समय किया होता, खड़ा हुआ होता और कहा होता कि हम शर्मिंदा हैं इन खालिस्तानियों के व्यवहार से, हम शर्मिंदा हैं ये जितने लोग ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं उनसे, हम शर्मिंदा हैं वो भिंडरा वाले से। कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। 40,000 आप कहते हैं ना? जी जी जी, 40,000 आपने कहा कि हिंदू बार हाँ, ये 3,500 सिख मार दिए, ये बहुत हुआ। लेकिन उस जमाने बसों से उतार करके, टैक्सियों से उतार करके 40,000 हिंदू मरे, वो उसका तो कोई जिक्र ही नहीं करता है। और वो तो कोई हथियार नहीं उठाए हुए थे। ये क्या नैरेटिव है? तो अपने ना ये कंडेमनेशन और आई डोंट, यार तुम्हारी गंदा आदमी, तुम्हारा कंडेमनेशन से हमको क्या मतलब है? तुम अगर उस समय हम तो बोल रहे थे, हम लिख रहे थे, हम बोल रहे थे। आप आज से अपने ही चैनल पे आप देख लीजिए आपका इंटरव्यू, मैंने क्या कहा था उस समय, मुझे याद है। तो मैं क्या, देखो मैं अंग्रेजी में पाप करने वाला आदमी नहीं हूं। अंग्रेज बने हुए हैं, अंग्रेजी भाषा की दुआई वो भी नहीं आती है, वो भी अंग्रेजी भाषा नहीं आती है। नहीं, वो तो इनको उर्दू के शेरो शायरी का इनको बहुत शौक है, इनको कनाडा का बहुत शौक है, डॉलर का बहुत शौक है। चल यार, दारू शारू पीते हैं यार, उनको दारू का बहुत शौक है। नहीं, दारू का इंतजाम तो इन्होंने इस आंदोलन में भी कर रखा था। लेकिन सिंह साहब, मेरा एक और आपसे सॉरी, आई एम सॉरी, आप बताइए कि अब और कुछ देखने को रह गया? बिल्कुल सही कह रहा, एग्री।
तो अभी भी ना बोलूं तो कब बोलूंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं तो आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर एक 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 थोड़ा सा हल्का सा इसको 6 महीने पीछे का अगर हम देखें, इस देश के जो आर्थिक कैपिटल है, जिसे आप फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ भारत कहते हैं, वहाँ एक लंबे समय से दो राष्ट्रवादी पार्टियां हमेशा साथ रही, शिवसेना और बीजेपी हमेशा से साथ रही। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं उससे कुछ 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 इंफ्रा निकालना चाहता हूं। और आप देखिए कि किस तरीके की फोर्सेस आई कि जो दोनों ऊपर की टॉप पार्टियां थी जिनको ज्यादा सीटें मिली, उन दोनों के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हुई। और रिफ्ट क्रिएट होने के बाद आप देखिए कि वो अलग हो गई। और उसके बाद इस पे मैं थोड़ा सा आपका तवज्जो चाहता हूं कि इस देश में मीडिया में भी दो तीन ग्रुप ऐसे थे जो राष्ट्रवादी नैरेटिव बनाते थे। अब चाहे वो रिपब्लिक टेलीविजन का मालिक अर्नब गोस्वामी हो, या दूसरा और अंग्रेजी का टाइम्स नाउ हो, या और हो, लेकिन किस तरीके से आपकी इस राजनीति ने दोनों मीडिया ग्रुप के बीच में झगड़ा डाला और पूरी तरीके से उस नैरेटिव को समाप्त कर दिया। नहीं, मैं आपके विश्लेषण से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बिल्कुल षड्यंत्रकारी तरीके से वहाँ की जो ताकतें जो थी, राष्ट्रवादी ताकतें, उनको अलग कर दिया गया। दाऊद की ताकतें ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई, दाऊद वाली ताकतें। जी सबको मालूम है कि 26/11 कैसे करवाया गया था, उसमें दाऊद का ही क्या था, यहाँ लुटियंस दिल्ली में कैसे उसकी प्लानिंग हुई थी, और बाकी तो ये पूरी आपको पृष्ठभूमि मालूम है किस तरीके से आरएसएस की साजिश, और ये सारा विदेशी महिला का षड्यंत्र था। और ये बाकी आप वो तो जानते ही हैं, वो बुढ़ा जो नेता बना पड़ता है, साहब मुझे शर्म आती है, 85 साल की उम्र, मेरे बाबे यार। ही इज मास्टरमाइंड सर। his name and links with Dawood Ibrahim is very much in the. आज वोहरा कमेटी की रिपोर्ट That's what I'm saying, 1993। आज कर दो। तो ये तो नंगे हो जाएंगे, ये तो सबको जानते हैं क्या कहते हैं कि ये आदमी तो डायरेक्ट लिंक्ड है उसमें। लेकिन मेरा जो सवाल है सर, ये शख्स अभी ये भारत का कृषि मंत्री था, तब ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहा है। डिफेंस, और तुमने तब क्यों नहीं ये सॉल्व किया था ये प्रॉब्लम? They were not the part of the solution, they were part of the तो problem, ये sir। आपने बिल्कुल सही कहा कि इन ताकतों में वो किया गया, उनका स्प्लिट किया गया। इनका तो बस चले तो ये हमारे और आप में भी ये कुछ वो करवा सकते हैं, उसमें क्या है? नहीं, और इन दो चीजों में झगड़ा हुआ और उसके बाद फिर दिल्ली हुआ। यही है कि हमारा चरित्र इतना है कि हम ऐसी ऐसी बहुत सारी विदेशी महिलाओं को संभाल बहुत सारे सकते हैं। परपंच करते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये मानते हैं कि अनसीन फोर्सेस ने इस देश में मीडिया का नैरेटिव करने वाले रिपब्लिक टेलीविजन के मालिक अर्नब गोस्वामी को डिफेम किया? ये डिफेम नहीं किया, और वो ताकतें अभी एक वो ऑस्ट्रेलिया से आया था। सोचो, वो ऑस्ट्रेलिया से आया था यहाँ ट्रैक्टर चलाने। बताइए। ऑस्ट्रेलिया से आया था, जैसे अब अहमद शाह अब्दाली आया था ना, जी, ये जी, जी। तो ये ऑस्ट्रेलिया से आया था ये ट्रैक्टर चलाने। अब जो भी हुआ, मैं वो कैसे मरा उसके मैं उसमें जाना, एक ये पुलिस की गोली से मर गया, पुलिस की, ये आपका वो नालायक। सर उसने ट्वीट किया और ट्वीट के बाद में जब पकड़ा गया तो फौरन ट्वीट हटाया। आप बताओ साहब, एक बात करें, मर भी गया पुलिस की गोली से तो क्या हुआ? अगर मर जाता तो, अगर जो पोल पे जो चढ़ा हुआ भारत माँ के तिरंगा को जो उतार रहा था, उसके अगर पिछवाड़े में पुलिस गोली मारती, आपको मालूम है कितना हिंदुस्तान को ठंडक पहुंचता? बिल्कुल एग्री। पूरा हिंदुस्तान इसकी अपेक्षा कर रहा था। और आगे अगर कोई ऐसा आए और ये शहीद, इसको ऑस्ट्रेलिया से तुम आए हो यहाँ शहीदी देने, भारत माता की शहीदी की, तुम ऑस्ट्रेलिया गए थे और तुम यहां शहीद होने आए हो। अगले बार अगर ऐसा कुछ होता है तो अपना एसओपी बना ले, उसके पिछवाड़े में गोली मारो सबसे पहले। There should be a standing order, shoot at side order. Yes. How can you play with the nation symbol, यार? ठीक है, How can you do that? लेकिन मैं फिर भी एक बात कहता हूं, आपने शुरुआत अपनी की थी पुलिस के बारे में बात करें, पुलिस तंत्र के। मैं कहता हूं कि मैं सलूट करता हूं साहब। इतना जानते हैं,
आपके पास बंदूकें होती हैं, लाठी होती हैं, ये होता है। पेशेंस, आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन बीइंग। पेशेंस, पेशेंस के लिए बहुत करेज चाहिए। जो जो वो बुलबुले होते हैं ना, प्रीन पिक, वो देखा नहीं, वो कैसे वो तलवार ऐसे ऐसे कर रहा था वहां पे जाके। अबे किसको दिखा रहा है तू तलवार? अहमद शाह अब्दाली की औलाद है, किसको दिखा रहा था तुम तलवार? लगता तो यही है उनकी नाजायज औलादों ने किया ये ऐसे ऐसे तलवार भाग गए। ये सब उनकी नाजायज औलादें हैं और जिन्होंने ये इतने डरपोक और कायर लोग हैं, अभी देखना ये सब भाग जाएंगे यहां से। मैंने देखा है साहब, ये बबल है, एक प्रिक मारो और उसके बाद आप अगर देखो। ये इतने बहादुर थे तो 1984 में जब जिहादी इनसे बदला ले रहे थे हिंदू बनकर, तब इन्होंने क्यों नहीं अपना वो दिखाया था? वो पृष्ठभूमि आया ही नहीं। हाँ, नहीं, तब तो जिहादी इनको मार रहे थे, तब कपड़ा लगा लगा के बताया गया कि हिंदुओं ने मारा, हिंदुओं ने मारा है। सलमान खुर्शीद जैसे आदमी ने अपनी किताब के अंदर मक्कारी से ये लिखा कि जब सिखों को हिंदू मार रहे थे तो मुसलमानों के कलेजे में बड़ी ठंडक थी और वो बड़ा मुतमईन था, बड़ा संतुष्ट था। तो ये तो मक्कारी की गई है, सबको मालूम है कि मुसलमानों ने अपने तब ये कहां चली गई थी इनकी मर्दानगी? ये चीज बताया ही नहीं गया है कि उसमें से अगर आप मॉब को आइडेंटिफाई करें। अगर सर मैं एक बात कहता हूं, आप मुझे बता दीजिए ना कि 1984 के मैसेकर में आप मुझे बताइए, 4 नाम आने के बाद इतना बड़ा मैसेकर हुआ, उसमें 4 लोग जमीन पर से नहीं पकड़े गए। एक भी आम आदमी, नेताओं के 4 के, आपने सज्जन का नाम ले दिया, टाइटलर का नाम दे दिया, धर्मदास शास्त्री का नाम ले दिया, आपने भगत का नाम, लेकिन आम आदमी जो मार रहे थे वो कौन थे? सर ये मिली भगत थी, ये मिली भगत थी। मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया हिंदू के नाम पे, क्योंकि उनको ने जो सलमान ने लिखा है सच लिखा है। सलमान ने लिखा है कि जब ये हिंदू मार रहे थे सिखों को तो मुसलमान खुश था, क्योंकि इन्हीं दोनों ने मिलकर मुसलमान को 1947 में मारा था। ये वही बात थी, और ये नैरेटिव इसलिए क्रिएट किया एक इंटेलेक्चुअल ने ताकि ये बात कभी आए ना। और हमेशा इसको सिख विरोधी दंगे हिंदुओं ने किए, हिंदू शामिल नहीं थे। इट वॉज नॉट हिंदू। देखो साहब, मेरा एक बहुत आप बार बार आप लोग पूछते हैं कि इसका समाधान बताइए, समाधान बताइए। पहली बात कि जो सिख स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है उसकी खुलेआम चर्चा होनी चाहिए। उस दिन एक आपको जयपुर डायलॉग्स में एक प्रोफेसर थे, बहुत बड़े स्कॉलर है सिखिज्म के, उन्होंने कहा कि 10वें ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि हम लौ और कुश के वंशज हैं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा डरते हुए कि हाँ लिखा हुआ है तो इसकी चारे, किससे डर रहे हो तुम? किससे डर रहे हो? ये जो ये इन ताकतों से डर रहे हैं ना, जो लाल किले पे तलवार लेके घूम रहे हैं। किससे डर रहे हो तुम? ये बात। और दूसरी बात कि जो सिख जो नैरेटिव है या जो सिख का स्वरूप है, वो स्वरूप हमको जो 1890 में था वहां पर ले जाना है हमको, कि जब हिंदू और सिख में कोई फर्क नहीं था। आपको मालूम है वो मौकलिफ का मैंने बताया, आप देख लीजिएगा पूरी इसकी हिस्ट्री कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ तक आपको मालूम है कि कई ये थे जैसे नामधारी, सहजधारी, रामगढ़िया, राय, उदासी पंत, ये सब गुरुओं के बेटे थे जिन्होंने ये किया। और ये तुम गुरु के बेटे से भी बड़े हो गए। नहीं, ये तो उनको अपने तो ये अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेजों ने किया कि उसको क्या, जब ये रिक्रूटमेंट करने लगे तो इन्होंने कहा कि जो नामधारी है, सहजधारी है, उसका भर्ती नहीं होगा सिख रेजिमेंट में। और फिर ये जो एक पूरी कम्युनिटी आ गई यहाँ पे, जो वो दूसरी वाली, इन्होंने अंग्रेजों के लिए लड़ा, अंग्रेजों ने इनको ज़मीनें दी, ठीक है, अंग्रेजों ने ज़मीनें दी, कनाल्स बनी हुई थी उस समय। उसके बाद से ये एक नैरेटिव चला गया, धीरे धीरे ये खालिस्तानाइजेशन ऑफ सोल्जरिंग एंड खालिस्तानाइजेशन ऑफ फार्मिंग, ये चीज शुरू हो गया। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मुझे याद है कि मैं आपके साथ कई बार गया हूं और लोगों ने हम ये समस्या के बारे में बात की।
कि सर इसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं, सर आप समझ नहीं सकते हैं कि ये कितना ये है, ये कितना खतरनाक मोड़ ले चुका है। हमने बोला यार चंद बोलकर, चंद लोग नहीं सर, ये 80 से 90% लोग। तारिक फतेह से मेरी बात हो रही थी। तारिक फतेह ने मुझे कहा कि मेरी लड़की कनाडा में वो मैनेजमेंट कर रही थी और वो एक दिन क्लास से आई और बोली कि पापा ये जिस मुसलमान से मिलो तो कहता है कि हम कैलिफेट बनाएंगे, जिस सिख से मिलो लड़का वो कहता है हम खालिस्तान बनाएंगे, और हिंदू से पूछो तो कहता है कि हम सीईओ बनेंगे। और उसने कहा कि तुम लोग यार क्या ये निकी हेली, बॉबी जिंडल, अब ये एक नई आ गई है कमला हैरिस, आपको मालूम है ना, बाइबल पे लिया उसने, बाइबल पे लिया और वो तुलसी गबार्ड जो है उसने गीता पे लिया। तो कहता व्हाट डू यू मीन बाय निकी हेली, व्हाट डू यू मीन बाय कमला हैरिस। तो ये थोड़े ये जो अपने हिंदू भाई लोग हैं ना, इनको भी थोड़ा आत्मसम्मान इनको जगाना होगा और सल्यूशन यही है। ये सलाह आप अंग्रेजों के उसमें नैरेटिव में नहीं जा सकते हैं। इसमें एक और बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो अभी बीच में मुझे पता चला कि 1920 में सिखों में एक वो सिंह सभा बनाई गई और फिर डिवाइड किया गया। अभी हाल में क्या हुआ है कि 1920 में अंग्रेज़ों ने उनको कई कई एकड़ ज़मीनें दी हुई थी 100 साल के लीज पे, जो मुझे अभी हाल में पता चला जब मैं उत्तराखंड के कुछ लोगों से मिला। बोला कि वो जो ज़मीनें दी थी इनको, उन ज़मीनों के पट्टे कैंसिल हो गए। किसी के पास 1000 बीघा है, किसी का 500 बीघा है, वो अंग्रेज़ों ने बांटी थी, बांटने के लिए सिखों को 2 उनमें धड़े कर दिए। उसमें दिल्ली में भी, तराई के इलाके में भी उनके पट्टे सरकार ने कैंसिल कर दिए। ये वही लोग हैं जो यहां जमीनों पे कब्जे करे हुए हैं और कनाडा में पंप में पेट्रोल भर रहे हैं या एयरपोर्ट पे गाड़ी। अब वो तमाम सारी ताकतों, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि इस सरकार ने 100 साल के बाद वो पट्टे कैंसिल कर दिए हैं, लिहाजा ये दूसरे रूप में आ गए हैं। यहां पे आपने इस पूरे किसान मूवमेंट में आपने देखा 130 करोड़ का देश है, पूरे देश से कहीं किसान गुजराती नहीं मिल रहा, कहीं बिहार का, कहीं यूपी का नहीं मिल रहा, सारे यही किसान पैदा हुए हैं। इन्होंने कौन सा ऐसा किसान है? तो ये तो कौन लोग हैं भाई? आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। मैं हर साल, अभी तो कोविड के कारण नहीं गया, हर साल मैं जाता हूँ। राजकोट के पास एक जगह है प्रांसला, एक वहाँ आचार्य धर्म बंधु हैं। तो वो तमाम देश के लोगों को, वैज्ञानिकों को, हेड ऑफ इसरो, हेड ऑफ HAL, CRPF के हेड, BSF के हेड, आर्मी चीफ, नेवी, ऐसे सारे लोगों को, कोई 14-15 हज़ार बच्चे इकट्ठा होते हैं, राष्ट्रीय कथा शिविर है। तो हुआ क्या कि मैं अपना, मेरा भाषण था, ठीक है ना, और बच्चों से को टॉक देने के बाद, और अगले दिन मैं ऐसे ही निकला वॉक के लिए, कार्यक्रम और लोगों का हो ही रहा था। तो एक उसमें एक लड़का मिला मेरे को, वो अपनी भैंसें चरा रहा था, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। तो उसने मेरे को कहा कि सर कल आपका बहुत अच्छा था सर, आपका टॉक। तो मैंने कहा कैसे तुमने सुना? कहते सर ये मोबाइल फेसबुक पर सर। फिर वो मेरे को अपने घर ले गया, उसकी पूरी मूंगफली की खेती थी, ठीक है ना। तो लोग, आप, कोई प्याज उगाता है, कोई मूंगफली उगाता है, कोई शुगर। अच्छा बाय द वे, ये तो वेस्टर्न यूपी वाला ज़्यादा ये उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं। इनका कोई स्टेक नहीं है, कोई स्टेक नहीं है इनको। तो इनके सब पैसे मिल गए, सब कुछ हो रहा है। गन्ना, वो अहमद शाह अब्दाली वाली बदमाशी। हाँ। आप पूछो कि तुम्हारा क्या MSP से लेना देना है? कोई स्टेक नहीं। तो ये देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जो ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, अब देखिए लोग कहेंगे, और मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूं, देखो यार ये आदमी ना, ये यार जहर तो पहले तुमने पिछले 50 साल 70 साल से दे दिया। आज RSN सिंह उस जहर को बता रहा है लोगों की कि क्या जहर है। तो आज
हम तुमको खटकने लगे? ना ना, हर वो आदमी जो इस राष्ट्र की चेतना को जगाएगा, हम चाहे वो खटकने मोदी लगे? हो, चाहे अमित शाह हो, और चाहे आरएसएन हो, क्या चाहे है पुष्पेंद्र हो, तो सब खटकेंगे सर। कई गाली देते हैं, कई धमकी देते हैं। अरे यार, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है यार, इस दुनिया में कोई नहीं रहने आया है, कोई रहने नहीं हमेशा के लिए रहने आया है। लेकिन मैंने यही तय किया कि अपनी बात, आपके दिल में जो बात है उसको जरूर बोलना चाहिए। और ये अंग्रेजी बोलने वाले जो है ना, उनसे मेरी गुजारिश है कि कृपया इस उम्र में हमको ज़्यादा सलाह देने की ज़रूरत मत दो। हमको ज़रूरत नहीं है कि हमको क्या बोलना है, क्या सोचना है। मैं भी बहुत परिश्रम करता हूँ और एक बहुत ईमानदार ज़िंदगी मैंने अभी तक मतलब अभी गुजारी। और इस बात का, और मैं इस भारत माता का कृतज्ञ हूँ कि धन्य है ये धरती, ये धन्य है ये धरती जिस पे मैंने जन्म लिया। धन्य है ये धरती। जिसको ये रास नहीं आता है वो तो गया ना, वो तो कनाडा गया, वो ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूयॉर्क में जुलूस निकाल रहा है, तो वो जाए। लेकिन ये भारत, अगले बार अगर किसी ने ऐसा काम किया उसके पिछवाड़े में गोली मारो। अगर कोई नहीं, उसमें सरकार का इंतजार नहीं करनी चाहिए, समाज को बाहर निकल के आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि साहब सरकार का हम सरकार तुमने पूरे एक वो जो विजुअल है ना सर, आपने पूरे रिपब्लिक डे इंडियन रिपब्लिक को आपने चुनौती दी। जो कुल मिलाकर के आप बात बार बार कहते हैं सर कि ये जो भी कुछ हुआ है इसमें तमाम नैरेटिव की बात है, आप अंग्रेजी की बात कहते हैं। आप सोचिए कि आज़ादी के वक्त भी अंग्रेजी बोलने वाले तो दलाली कर रहे थे अंग्रेज़ों की। वो चाहे पटेल साहब हो, चाहे भगत सिंह हो, ये सब तो हिंदी वाले लोग थे। इनका कंट्रीब्यूशन देखें और अंग्रेजी बोलने वालों का कंट्रीब्यूशन देखें। अंग्रेजी में मूर्ख बनाना, अंग्रेजी में लोग ये झूठ बोलना आपको आसान लगता है, तो वही तो आज भी है। ये योगेंद्र यादव हैं, ये मेधा पाटेकर हैं, ये जो विवेक जिंगपिंग टाइप के लोग जो टेलीविजन पे बैठ जाते हैं। लेकिन आज अंग्रेजी के चैनलों ने जब नैरेटिव बदला है तो ये लोग उसको भी क्या कहते हैं, उसके खिलाफ भी हो गए हैं। उसके खिलाफ धमकियां दी जा रही हैं, उसको महाराष्ट्र में मारने की धमकी दी जा रही है, उसके चैनल को बंद करने की धमकी दी जा रही है। तो क्या अर्नब गोस्वामी एक फेस है जो देश में अंग्रेजी में राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, उसको इसकी कीमत भुगतनी पड़ रही है? क्या इस वक्त हमारी और आपकी और तमाम देशवासियों की जरूरत नहीं है कि हम उसके हाथ मजबूत करें? क्योंकि राष्ट्र में जो लोग आगे निकलते हैं उनके हाथ मजबूत करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है कि सब काम सरकार करेगी सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये लग रहा है भाई कि आपको क्या शिकायत है? किसी ने मुझे लिखा कि हमको इनवर्ड देखना चाहिए, हम हर चीज़ के लिए आईएसआई को ब्लेम करते हैं, हम उसको अमेरिकन को ब्लेम करते हैं, इनवर्ड। फिर उन्होंने हमको ये भी सुझाव दिया कि भाई ये जब कोई आप अपना प्रोडक्ट ठीक से नहीं बेचें, अब क्या सरकारें अपना प्रोडक्ट बेचने के धंधे में हैं? ये सर वो लोग हैं, दे ऑलरेडी आउटडेटेड लोग हैं, उनको अपनी रेलेवेंस बतानी है सर। सर एक बात बताइए, डेमोक्रेसी में इंतजार तो करना होता है। इलेक्शन का इंतजार करें, सरकार बनने का इंतजार करें, है? आप ये तो कह नहीं सकते हैं कि हर दिन इलेक्शन हो, हर दिन रेफरेंडम हो। मुमकिन नहीं है, फिजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई सरकार अगर मान लीजिए कोई बिल बनाती है, मान लीजिए, आप बिल्कुल प्रोटेस्ट, आपका हक है, लेकिन आपके प्रोटेस्ट में दम होगा ना तो वो सरकार अगली बार नहीं आएगी। अगर मान लीजिए अगर ये कृषि कानून अगर ठीक नहीं है तो नहीं आएगी सरकार। फिर ऐसा करना, फिर सरदार जी को फिर ले आना है। वो थोड़ी तय करेंगे कि सरदार जी आएंगे कि नहीं, वो विदेशी महिला तय करेगी, विदेशी महिला को ले आना। हाँ। और सरदार जी फिर अगली बार वो किसी मूर्ख को पकड़ लेंगे। लेकिन इस बार सरदार जी का नंबर नहीं आएगा, उनसे भी बड़ा चैंपियन होगा। ठीक है ना, उनको वही वाला चैंपियन चाहिए। तो सरदार जी को आप ले आना। दूसरी बात क्या है सर कि आप बताइए कि इसके अलावा और क्या प्रजातंत्र व्यवस्था और होती क्या है? आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई 3-4 पिलर है ना,
जुडिशरी बोला कि यार तुम मेरी बात तो मान लो, नाउ दैट यू हैव कम टू मी, उन्होंने कहा कि मेरी बात मान लो, हम कमेटी बना के देंगे आपको। तो कमेटी भी यकीन नहीं। हाँ, नहीं मानते। और फिर हमको ये जो अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग हैं, अरे यार तुम, और बार बार अच्छा, किसानों का वकील कौन है? ये जो अपने बैठे हुए हैं ये अंग्रेजी बोलने वाले लोग। नहीं, वही आदमी वकील है जिसपे 1 रुपए का फाइन हुआ है। अरे वो तो है ही, वो तो चंडाल चौकड़ी है ही यार, है? मुझे आज तक समझ में नहीं आया सर, आपको बताइए, अभी 2-3 घटना हुई। एक गुरुद्वारे में आपको अटैक हुआ काबुल में। जी 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 जी। ज़्यादातर गुरुद्वारे नष्ट हो गए हैं, कुछ थे हैं, बाकी वो भी किसी तरह मेंटेनेंस हो रहा है। तो इनको ये नहीं पता चल रहा है कि ये जिहादी तुम्हारा क्या पहले क्या किए थे। और अरे अभी लाहौर के गुरुद्वारे में ग्रंथी की बेटी नहीं मिली है, कहां चला गई तुम्हारी तलवार? तलवार, हाँ। रंजीत सिंह के किले के बराबर में है और लाहौर भाई। अभी तो कॉरिडोर भी बन गया ना। हाँ, जाओ ना फिर कॉरिडोर, तलवार लेके जाओ कॉरिडोर में। खालिस्तान बनाना है, लेकिन ये तो तय करो कि राजधानी उसकी लाहौर होगा या राजधानी अमृतसर होगा। तो सर मैं तो अभी उसी ये दौरान की बात है, आपको काबुल के गुरुद्वारे में ये हुआ, वहाँ से एक स्पेशल एयरक्राफ्ट गया इंडिया से वो बच्चे थे जो सर्वाइवर्स थे, उसमें ज़्यादा बच्चे थे। फिर उसमें हुआ कि इनको इंडियन सिटीजन्स, ऐसी 2-3 घटनाएं हुई हैं इस दौरान। अब फिर भी वहाँ पे सीए का जब प्रोटेस्ट हो रहा है शाहीन बाग में, तो आप लंगर लगा रहे थे? ये लंगर लगा रहे हैं। बताइए, ये पैदल लंगर लगा, और फिर ये अंग्रेजी बोलने वाले, इन्होंने ये उठ के खड़ा नहीं किया। तो तुम अगर हमारे साथ नहीं हो, तो तुम हमारे दुश्मन हो। अगर तुम उनके साथ हो, और तुम अगर उनके साथ हो जो कि वो तिरंगे को उतारते हैं, तो तुम हमारे दुश्मन हो। और सुनो साहब, हो सकता है हमारे कोई मित्र हो, कोई जिनके साथ यू हैव अ ड्रिंक विद समबडी, कि भाई ठीक है, हम उस आदमी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, कोई सोशलाइजिंग नहीं करना चाहते जो कि भारत माता का ना हो, जो कि भारत माता का। और वो पता चल जाता है साहब कि आप कितने भी उसको हनी कोट करने का, शुगर कोट करने का कोशिश करो, वो समझ में आ जाता है कि कौन किसकी आस्था किस चीज़ में है। सोचो यार, एक आर्मी चीफ अपना बेटा को अपने सर्विस के दौरान पेरिस में जाके सेटल कर देता है। इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है कि किसको कहां सेटल करना क्या है। वाह रे वाह। जो फॉरेन ऑफिस की पोस्टिंग लेते हैं वो यही करते हैं। हाँ, कई ऐसे हैं, उनके भारत की डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। उनका इंटरेस्ट है कि वो अपने बच्चों को कैसे सेट करें भारत सरकार के खर्चे और पे। कई हैं, मैंने तो एक एग्जांपल दिया। तुमको कुर्सी पे बिठा दिया, तुम तय करने लगे कि अब आगे का पूरा 6 स्टेप डाउन। नीदरलैंड में हमारे एक्स प्रेसिडेंट का प्रेस सेक्रेटरी, वो वहां जाकर के एम्बेसडर बना। सर, उसने, वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि उसने वो जो अरुंधति रॉय नाम की कोई एक है, वो क्या, सुजैन अरुंधति, उसका पूरा नाम है सुजैन अरुंधति रॉय, वो, और ये तमाम सब लोग गए, उन्होंने उसका पूरा फंक्शन कराया उसने, क्योंकि वो हार्डकोर लेफ्टिस्ट था। और प्रणब मुखर्जी का कभी मीडिया एडवाइजर, मैं जो बात करना चाह रहा हूं, ये फोर्सेस बाहर जाकर पे भी, भारत के खर्चे पे भी, भारत के जो असली लोग हैं उनको नहीं ये बुलाते, ये उन लोगों को बुलाते हैं, ये उन लोगों को प्रमोट करते हैं। आपकी बातचीत से जो मैं निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आप कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि राज सत्ता की तरफ न देखें। राष्ट्रवादी जो इस राष्ट्र के सम्मान नहीं कर सकता, इसके चिन्हों को अपना नहीं मान सकता, जो भारत इस देश की आस्थाओं और परंपराओं से खिलवाड़ करेगा, उसको राष्ट्रवादियों को चाहिए कि उसका बहिष्कार करें, हर तरीके से करें, बिजनेस में करें, समाज में करें, स्कूल में करें, कॉलेज में करें। यह समाज की मिनिमम जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार सारे काम नहीं कर सकती। तो आपका जो कुल मिला के, आखिरी सेंटेंस, मैं तो लोगों से ये मेरी प्रार्थना है कि सरकार तो अब हिफाजत करेगी। हाँ, उसका संविधान से बंधी हुई है। अपना हिफाजत खुद करना सीखें।
ये तत्व जो आपने देखे लाल किले पे, वो तत्व कभी भी फिर हावी हो सकते हैं। वो लाल किले तक सीमित नहीं होंगे, आपके घरों में घुस जाएं और तब आपने तय करना है कि नहीं, पार्लियामेंट के अटैक से पता चल गया कि वो तो आपने कहा था। दोबारा कोई पॉलिटिकल पार्टी के भेष में, कोई किसान के भेष में, नर्मदा आंदोलन के भेष नर्मदा, में दोबारा कोई अहमद शाह अब्दाली, दोबारा कोई नादिर शाह आपके घर में आपके महिलाओं का, आपके बच्चों का आबरू न लूटे। इसलिए आपको अपनी हिफाजत, पुलिस का इंतजार नहीं करना है, आप खुद उसकी अपनी हिफाजत करें। पुलिस किसी की नौकर, इंडिविजुअल की नौकर नहीं है ना यार। इसलिए आप ये शुरू नहीं में तो करते। आपको खुद ही प्रोटेक्ट करना है मैं ना। वही कह रहा हूं, आप अभी सरकार 5 आदमी यहाँ पे घुसा है, हाँ, तो पुलिस को बुलाएंगे पहले तो हम ही ये करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो कंप्यूटर उठा के मारेंगे, कैमरा कुछ भी उठा के करेंगे। मारेंगे, कुछ भी करेंगे। तो इसीलिए कंप्यूटर और कैमरा पर केवल आश्रित ना हो, हाँ। अपनी हिफाजत की खुद ये अपने करें, पुरुषार्थ पे बिल्कुल यकीन बिल्कुल रखें बिल्कुल। और बिना किसी इंतजार के सत्ता और व्यवस्था का इंतजार न करें, और जो आपके हाथ में है, जो आपकी शक्ति है, उससे पूरी तरह से प्रतिकार करें और इस बात की चिंता न करें कि हाँ लोग क्या कहेंगे, लोगों को जो कहना है कहेंगे। सिंह साहब, आपने ऐसे 2 मुद्दों को आज छुआ है और मेरे पास पिछले 2 दिन से लगातार इस बात की थी कि इस विषय पे आप लोग नहीं बोल रहे हैं, हम सब लोग बहुत दुखी हैं, हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं कि देश भर के तमाम सारे लोग जो कर्नल आर एस सिंह साहब को सुन रहे हैं, जो हमारी बातचीत हुई है, उसमें साफ साफ मैसेज है कि अब नहीं तो कभी नहीं। देश बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, राष्ट्र बचाने की जिम्मेदारी हमारे समाज की है। ये समाज अपने आप को कमजोर न समझे। आप परशुराम की औलादे हैं, आप शिवाजी की औलादे हैं, आप सावरकर की औलादे हैं, आप सुभाष चंद्र बोस की औलादे हैं। आप उनकी तरह जो उन्होंने हथियार इस्तेमाल किया था वो आप भी करिए, तभी ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और इस राष्ट्र के जितने भी चिन्ह हैं उनकी हिफाजत तभी हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार।